हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो लास्ट लेक्चर में हमने बात किया था इंडक्शन मोटर के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो ये वाले लेक्चर में हम लोग बात करने वाले ट्रांसफार्मर और जो इंडक्शन मोटर है दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या क्या सिमिलरिटीज़ होती है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। हमने सबसे पहले बात किया था डीसी मशीन के बारे में, जिसमें हमने डीसी जनरेटर के बारे में पढ़ा था, डीसी मोटर के बारे में पढ़ा था। तो जो डीसी मोटर है उसका जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो होता है लॉरेंस फोर्स, और जो डीसी जनरेटर है उसका जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो होता है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। साथ ही साथ अगर हम लोग देखें फिजिक्स का एक और एक लॉ काम करता है जिसको हम लोग बोलते हैं लेंजेस लॉ, और लेंजेस लॉ से हमने समझा था बैक ईएमएफ का कॉन्सेप्ट। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो इंडक्शन मोटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है इस पर भी फिजिक्स के लॉ काम कर रहे होते हैं। सबसे पहला होता है फैराडेज लॉ, और दूसरा जो लॉ होता है वो होता है लॉरेंस फोर्स, और तीसरा जो लॉ होता है वो होता है लेंसेज लॉ। तो यहाँ पर इंडक्शन मोटर का अगर हम लोग सबसे पहला वर्किंग प्रिंसिपल देखें और देखें किस तरीके से फिजिक्स के लॉ काम करते हैं इंडक्शन मोटर के ऊपर। यहाँ पर ये इंडक्शन मोटर हमने कंसिडर किया, उसका ये स्टेटर है। स्टेटर में हम लोग प्रोवाइड करते हैं 3 फेज़ एसी सप्लाई। ये 3 फेज़ एसी सप्लाई प्रोवाइड करने के वजह से होता क्या है, 3 फेज़ ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो होता है, जिसके वजह से होता क्या है, 3 फेज़ करंट फ्लो होने के वजह से जनरेट होती है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। और वो जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है रोटर के साथ क्या करती है, लिंक करती है। ये रोटर कंडक्टर को लिंक करते हैं, जिसके वजह से रोटर कंडक्टर में इंड्यूस होता है ईएमएफ, और ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से जो रोटर कंडक्टर है उसमें होता है करंट का फ्लो। तो यहाँ पर ये पहला लॉ आ जाता है जो कि होता है फैराडेज लॉ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दूसरा लॉ अगर हम लोग देखें, रोटर में जो करंट जो फ्लो हो रहा होता है, रोटर में जो करंट जो फ्लो हो रहा होता है वो करंट के फ्लो का डायरेक्शन और जो मैग्नेटिक फील्ड है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये दोनों जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होते हैं। मतलब करंट का फ्लो और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होती है, जिसके वजह से होता क्या, ये जो रोटर होता है इस पर एक फोर्स लगता है, और वो जो फोर्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं लॉरेंस फोर्स। यहाँ पर हमने 2 लॉ के बारे में बात किया। तीसरा जो लॉ होता है वो होता है लेंजेस लॉ। लेंजेस लॉ के अकॉर्डिंग जैसे कि हमने डिस्कस किया था, जब ये रोटर घूम रहा होता है तो रोटर पर जनरेट हो रहा होता है टॉर्क, और वो जो टॉर्क होता है वो रिलेटिव स्पीड को क्या कर रहा होता है, अपोज कर रहा होता है। तो यहाँ पर लेंजेस लॉ आ जाता है। तो आपको पता होना चाहिए जो 3 फेज़ इंडक्शन मोटर है उसके वर्किंग प्रिंसिपल के पीछे 3 फिजिक्स के लॉ काम करते हैं। सबसे पहला होता है फैराडेज लॉ, दूसरा होता है फैराडेज लॉ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जिसको हम लोग बोल रहे हैं म्यूचुअल इंडक्शन, और दूसरा होता है लॉरेंस फोर्स, और तीसरा होता है लेंजेस लॉ। यहाँ पर हमें बात करना है जो ट्रांसफार्मर और जो इंडक्शन मोटर है दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस और जो सिमिलरिटीज़ है उसके बारे में हमें बात करना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ट्रांसफार्मर में हमें मिलती है 2 वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। यहाँ पर ये वाली जो वाइंडिंग है ये है प्राइमरी वाइंडिंग, और यहाँ पर ये वाली जो वाइंडिंग है वो है सेकेंडरी वाइंडिंग। जो प्राइमरी वाइंडिंग है उसको हमने लगा के रखा है ऑल्टरनेटिंग सोर्स के साथ। तो जब ये प्राइमरी वाइंडिंग को हम लोग ऑल्टरनेटिंग सोर्स के साथ लगाते हैं तो जो प्राइमरी वाइंडिंग है इसमें फ्लो होता है ऑल्टरनेटिंग करंट, और ये ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो होने की वजह से प्राइमरी वाइंडिंग में जनरेट होती है ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जो ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है ये सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ लिंक करती है, उसके वजह से सेकेंडरी वाइंडिंग में इंड्यूस होता है ईएमएफ, और सेकेंडरी वाइंडिंग में फ्लो होता है करंट। सिमिलरली अगर हम लोग देखें सेम वर्किंग प्रिंसिपल होता है 3 फेज़ इंडक्शन मोटर का भी। यहाँ पर ये 3 फेज़ इंडक्शन मोटर का जो स्टेटर हमें जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग किससे कंपेयर कर सकते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग से। और यहाँ पर ये जो रोटर हमें जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग किससे कंपेयर कर सकते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग से। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो स्टेटर है इसको हम लोग प्रोवाइड करते हैं 3 फेज़ सप्लाई। 3 फेज़ सप्लाई प्रोवाइड करने की वजह से जो स्टेटर है इसमें फ्लो होता है 3 फेज़ करंट, और ये 3 फेज़ करंट फ्लो होने की वजह से स्टेटर में जनरेट होती है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर जैसे कि हमने डिस्कस किया था प्राइमरी में फ्लो होता है ऑल्टरनेटिंग करंट, जिसके वजह से प्राइमरी वाइंडिंग से जनरेट होती है ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। सिमिलरली यहाँ पर ये जो स्टेटर वाइंडिंग है इसमें से 3 फेज़ करंट फ्लो होता है, और ये 3 फेज़ करंट फ्लो होने की वजह से होता क्या है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। ट्रांसफार्मर के केस में जो अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड थी वो सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ लिंक कर रही थी। सिमिलरली इंडक्शन मोटर के केस में जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है रोटर सर्किट के साथ लिंक करेंगी। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ट्रांसफार्मर के केस में जब ये ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी कॉइल के साथ लिंक कर रही थी तो ये जो सेकेंडरी कॉइल है इसमें इंड्यूस हो रहा था ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से सेकेंडरी कॉइल में फ्लो हो रहा था करंट। सिमिलरली जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो ये रोटर के सर्किट के साथ क्या करेंगी, लिंक करेंगी। उसके वजह से जो रोटर है इसमें इंड्यूस होगा ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से जो रोटर है इसमें फ्लो होगा करंट। यहाँ पर बहुत हद तक क्लियर है कि जो ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल और ये जो इंडक्शन मोटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो आइडेंटिकल है। और रोटर में करंट फ्लो होने की वजह से होगा क्या, जो करंट के फ्लो का जो डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर होगा, जिसकी वजह से जो रोटर है इस पर लगेगा टॉर्क, वो कि होगा लॉरेंस टॉर्क, और ये लॉरेंस टॉर्क के हेल्प से, लॉरेंस फोर्स के हेल्प से ये जो मोटर है इंडक्शन मोटर वो रोटेट करना चालू कर जाएंगी। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ट्रांसफार्मर और इंडक्शन मोटर के बीच का डिफरेंस, और ट्रांसफार्मर और यहाँ पर ये इंडक्शन मोटर, हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है वो कैसी मशीन होती है, स्टैटिक मशीन होती है। सारे जो पार्ट्स है वो कैसे होते हैं, स्टैटिक होते हैं, हमें कोई मूविंग पार्ट नहीं मिलता। सिमिलरली जो इंडक्शन मशीन होती है रोटेटिंग मशीन होती है, हम लोग बोल सकते हैं डायनेमिक मशीन होती है।
जो ट्रांसफार्मर है वो सिंगली एक्साइटेड मशीन है, सिर्फ हम लोग प्राइमरी वाइंडिंग को एक्साइट कर रहे हैं, तो सिंगली एक्साइटेड मशीन बिकॉज ओनली वन वाइंडिंग इज कनेक्टेड विद सोर्स। और यहाँ पर ये जो इंडक्शन मोटर होती है ये भी सिंगली एक्साइटेड मशीन होती है, क्योंकि जो स्टेटर वाइंडिंग होती है उसी को ही हम लोग सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं। सिंगली एक्साइटेड मशीन ओनली वन वाइंडिंग इज कनेक्टेड विद द सोर्स, और वो जो वाइंडिंग है वो कौन सी वाइंडिंग है, स्टेटर वाइंडिंग है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर पहला हमने डिस्कस किया ट्रांसफार्मर है स्टैटिक मशीन, और जो इंडक्शन मोटर है वो रोटेटिंग मशीन है। तो ये ट्रांसफार्मर और ये इंडक्शन मोटर के बीच में डिफरेंसेस है। सिमिलरली दूसरा वाला जो पॉइंट है वो ये ट्रांसफार्मर और इंडक्शन मोटर के बीच में सिमिलरिटीज़ है। तीसरा अगर हम लोग देखें, जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है ट्रांसफार्मर का वो होता है म्यूचुअल इंडक्शन, आप ऐसा भी बोल सकते हो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और जो इंडक्शन मोटर है इसका भी जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो होता है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, या फिर बोल सकते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। तो यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर और इंडक्शन मोटर दोनों में सिमिलरिटीज़ है। चौथा अगर हम लोग देखें, ट्रांसफार्मर के केस में कोई एनर्जी कन्वर्जन नहीं होता है, मगर इंडक्शन मोटर के केस में एनर्जी कन्वर्जन होता है। तो ये दोनों में डिफरेंसेस है। एनर्जी कन्वर्जन होता है, हमें पता है जो इंडक्शन मोटर है इसको हम लोग इनपुट में देते हैं इलेक्ट्रिकल पावर, आउटपुट में हमें मिलता है मैकेनिकल पावर, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, एनर्जी का फ्लो है इलेक्ट्रिकल डोमेन से मैकेनिकल डोमेन में। सिमिलरली जब हम लोग मैकेनिकल इनपुट प्रोवाइड करेंगे इंडक्शन मोटर को, तो आउटपुट में हमें मिलेंगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। किस तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेंगी इसके बारे में हम लोग बात करेंगे इन्वर्टेड इंडक्शन मोटर के कॉन्सेप्ट में। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, इंडक्शन मोटर के केस में जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल डोमेन से मैकेनिकल डोमेन में फ्लो कर सकती है, मैकेनिकल डोमेन से इलेक्ट्रिकल डोमेन में फ्लो कर सकती है। तो यही रीज़न की वजह से जो इंडक्शन मशीन है इसमें इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन प्रिंसिपल एक्ट करता है। एनर्जी कैन फ्लो फ्रॉम इलेक्ट्रिकल डोमेन टू मैकेनिकल डोमेन एंड फ्रॉम मैकेनिकल डोमेन टू इलेक्ट्रिकल डोमेन, हैंस इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन प्रेजेंट इन इंडक्शन मशीन। और जबकि ट्रांसफार्मर में कोई एनर्जी का फ्लो नहीं होता इलेक्ट्रिकल डोमेन से मैकेनिकल डोमेन में, तो ये जो ट्रांसफार्मर है इसमें कोई इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन प्रिंसिपल नहीं होता। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो ट्रांसफार्मर है ये लो रिलक्टेंस मशीन होती है, क्योंकि जो ट्रांसफार्मर है उसमें कोई एयर गैप नहीं होता है। मगर यहाँ पर ये जो इंडक्शन मशीन होती है, इंडक्शन मोटर, ये हाई रिलक्टेंस मशीन होती है, क्योंकि एयर गैप प्रेजेंट होता है स्टेटर और रोटर के बीच में। अगर हम लोग ट्रांसफार्मर का अगर हम लोग वर्किंग प्रिंसिपल, अगर हम लोग ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन अगर केयरफुली नोटिस करें, तो ट्रांसफार्मर में लगी होती है प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग लगी होती है। ये प्राइमरी वाइंडिंग और जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो लैमिनेटेड कोर के ऊपर वाउंड की होती है। तो जब हम लोग ये प्राइमरी वाइंडिंग को अल्टरनेटिंग करंट प्रोवाइड करते हैं तो अल्टरनेटिंग फ्लक्स जनरेट होती है, और वो जो अल्टरनेटिंग फ्लक्स होती है कोर के थ्रू फ्लो करती है। यहाँ पर ये कर्सर की टिप आप केयरफुली नोटिस करना, जो फ्लक्स का जो फ्लो हो रहा होता है वो किसके थ्रू फ्लो हो रहा होता है, मतलब जो फ्लक्स है किसके थ्रू ट्रैवल कर रही होती है, ये मैग्नेटिक सर्किट के थ्रू फ्लो ट्रैवल कर रही होती है, कोई एयर गैप से ट्रैवल नहीं कर रही होती है। तो यहाँ पर ये रीज़न के वजह से कोई एयर गैप नहीं होता ट्रांसफार्मर के केस में, जिसके वजह से जो ट्रांसफार्मर है वो लो रिलक्टेंस मशीन है। मगर इंडक्शन मोटर के केस में हमें मिलता है एयर गैप। यहाँ पर अगर हम लोग देखें कर्सर की टिप, ऊपर वाला जो पार्ट है वो हमें इंडिकेट कर रहा है स्टेटर, और नीचे वाला जो पार्ट है अंदर वाला जो सर्कल है वो हमें इंडिकेट कर रहा है रोटर। हमें पता है स्टेटर और रोटर के बीच में क्या होता है, एयर गैप होता है। एयर गैप होता है, यही रीज़न की वजह से एयर गैप अगर ज़्यादा होता है तो जो रिलक्टेंस है मशीन में हमारी हाई होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, हाई रिलक्टेंस मशीन होती है ड्यू टू एयर गैप। एयर गैप की वजह से जो इंडक्शन मशीन है इसको हम लोग बोलते हैं हाई रिलक्टेंस मशीन, और ये एयर गैप के थ्रू फ्लक्स का फ्लो होता है। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट, अगर एयर गैप ज़्यादा होता है रिलक्टेंस से ज़्यादा होगा, एयर गैप अगर कम होता है तो जो रिलक्टेंस है वो कम होगा। तो यहाँ से हमने देखा कि जो ट्रांसफार्मर है वो लो रिलक्टेंस मशीन है, इसमें कोई एयर गैप नहीं होता, और ये जो इंडक्शन मशीन है वो हाई रिलक्टेंस मशीन है, क्योंकि एयर गैप प्रेजेंट होता है, और ये एयर गैप के थ्रू जो फ्लक्स होती है वो ट्रैवल करती है स्टेटर से रोटर के तरफ। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, ड्यू टू लो रिलक्टेंस होने की वजह से कम मैग्नेटाइजिंग करंट लगता है फ्लक्स जनरेट करने के लिए ट्रांसफार्मर के केस में। मगर इंडक्शन मोटर के केस में जो रिलक्टेंस है वो ज़्यादा है, रिलक्टेंस ज़्यादा है, यही रीज़न की वजह से होता है कि एक फाइनाइट अमाउंट ऑफ फ्लक्स को जनरेट करने के लिए जो मैग्नेटाइजिंग करंट की जो रिक्वायरमेंट होती है वो ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ड्यू टू लो रिलक्टेंस लेस मैग्नेटाइजिंग करंट इज़ रिक्वायर फॉर जनरेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इन ट्रांसफार्मर में फाइनाइट अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स को जनरेट करने के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स की जो जो मैग्नेटाइजिंग करंट की जो रिक्वायरमेंट होती है वो कम होती है। मगर इंडक्शन मोटर के केस में क्या होता है, इंडक्शन मोटर के केस में होता है एयर गैप। एयर गैप की वजह से रिलक्टेंस ज़्यादा होता है, रिलक्टेंस ज़्यादा होने की वजह से फ्लक्स एक फाइनाइट अमाउंट ऑफ फ्लक्स जनरेट करने के लिए जो मैग्नेटाइजिंग करंट की जो रिक्वायरमेंट होगी वो ज़्यादा होगी। इन सिंपल वर्ड हम लोग बोल सकते हैं जो इंडक्शन मशीन होती है इसमें मैग्नेटाइजिंग करंट ज़्यादा लगता है, और ट्रांसफार्मर के केस में जो मैग्नेटाइजिंग करंट की जो रिक्वायरमेंट होती है वो कम होती है। इंडक्शन मोटर के केस में मैग्नेटाइजिंग करंट की रिक्वायरमेंट कम क्यों होती है, इंडक्शन मोटर के केस में मैग्नेटाइजिंग करंट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा क्यों होती है, उसका रीज़न ये होता है कि जो इंडक्शन मोटर होती है, इंडक्शन जो मशीन होती है उसमें होता है एयर गैप, और ये एयर गैप की वजह से रिलक्टेंस ज़्यादा होता है, और रिलक्टेंस ज़्यादा होने की वजह से एक
फ्लक्स को जनरेट करने के लिए, एक फाइनाइट अमाउंट ऑफ फ्लक्स को जनरेट करने के लिए जो मैग्नेटाइजिंग करंट की जो रिक्वायरमेंट होती है वो ज़्यादा होती है। ड्यू टू हाई रिलक्टेंस मोर मैग्नेटाइजिंग करंट इज़ रिक्वायर फॉर सेम फ्लक्स इन इंडक्शन मशीन। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें मशीन में मैग्नेटाइजिंग करंट ज़्यादा होने की वजह से रिएक्टिव पावर ज़्यादा होता है। रिएक्टिव पावर ज़्यादा होने की वजह से मशीन का जो पावर फैक्टर होता है वो कम होने लगता है। तो ये 2 पॉइंट से हमने क्या क्या समझा, ये 2 पॉइंट से हमने क्या क्या समझा, 0.5 और ये 0.6 से हमने क्या समझा। हमने सबसे पहले ट्रांसफार्मर में ये देखा कि जो ट्रांसफार्मर है इसमें कोई एयर गैप नहीं होता। एयर गैप नहीं होने की वजह से होता क्या है, जो ट्रांसफार्मर होता है लो रिलक्टेंस मशीन होती है, राइट। लो रिलक्टेंस मशीन होने की वजह से होता क्या है, फाइनाइट अमाउंट ऑफ फ्लक्स जनरेट करने के लिए जो मैग्नेटाइजिंग करंट की जो रिक्वायरमेंट होती है वो कम से कम होती है। मगर इंडक्शन मशीन के केस में, इंडक्शन मोटर के केस में जो रिलक्टेंस होता है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि इंडक्शन मोटर के केस में एयर गैप होता है स्टेटर और रोटर के बीच में। रिलक्टेंस ज़्यादा होने की वजह से फाइनाइट अमाउंट ऑफ फ्लक्स जनरेट करने के लिए या फिर सेम फ्लक्स जनरेट करने के लिए या फिर पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फ्लक्स को जनरेट करने के लिए मैग्नेटाइजिंग करंट की जो रिक्वायरमेंट होती है इंडक्शन मोटर में वो ज़्यादा होती है। मैग्नेटाइजिंग करंट ज़्यादा लगने की वजह से होता है, जो रिएक्टिव पावर है वो बढ़ने लगता है और रिएक्टिव पावर इंक्रीज़ होने की वजह से जो पावर फैक्टर होता है इंडक्शन मोटर का वो गिरने लगता है। और यही रीज़न की वजह से जो इंडक्शन मोटर होती है वो लैगिंग पावर फैक्टर पर काम करती है। इंडक्शन मोटर लैगिंग पावर फैक्टर पर काम करती है। एक इसका रीज़न होता है कि इंडक्शन मोटर के केस में जो इंडक्शन मोटर के केस में जो इंडक्शन मोटर है उसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं इंडक्टर कॉइल के साथ, या फिर बोल सकते हैं जो इंडक्शन मोटर है वो पूरी की पूरी क्या है, एक इंडक्टर कॉइल। और हमें पता है इंडक्टिव सर्किट के केस में जो करंट होता है वो लैग करता है। इंडक्शन मोटर इंडक्टिव सर्किट है, तो यही रीज़न की वजह से जो करंट होता है वो लैग करता है। और दूसरा मेन इंपॉर्टेंट रीज़न, इंडक्शन मोटर के केस में जो मैग्नेटाइजिंग करंट की जो रिक्वायरमेंट होती है वो ज़्यादा होती है, रिएक्टिव पावर बढ़ता है, पावर फैक्टर गिरता है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो ट्रांसफार्मर है वो कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी मशीन है, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी होती है प्राइमरी और सेकेंडरी की वो सेम होती है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो इंडक्शन मोटर है ये कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी मशीन नहीं है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी मशीन है। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी मशीन बिकॉज स्टेटर वाइंडिंग करंट फ्रीक्वेंसी एंड रोटर वाइंडिंग करंट फ्रीक्वेंसी डू नॉट रिमेन सेम। यहाँ पर ये जो इंडक्शन मोटर है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी मशीन है, जैसे कि हमने डिस्कस किया स्टेटर वाइंडिंग के करंट की फ्रीक्वेंसी और रोटर वाइंडिंग के जो करंट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सेम नहीं होती है, अलग अलग होती है। यही रीज़न की वजह से जो इंडक्शन मोटर है इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल फ्रीक्वेंसी मशीन। मगर ट्रांसफार्मर के केस में जो फ्रीक्वेंसी होती है प्राइमरी और सेकेंडरी की वो कॉन्स्टेंट होती है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, आपको पता होना चाहिए जो रोटर की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कम होती है स्टेटर की फ्रीक्वेंसी के कंपैरिजन में। और जो रोटर की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, वो होती है S इंटू एफ। जो S है वो है क्या, ये है S जो है वो है स्लिप, और जो F है वो है क्या, वो है फ्रीक्वेंसी किसकी, स्टेटर की। तो इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो ये बेसिक डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज़ होती है ट्रांसफार्मर और इंडक्शन मोटर के केस में।